हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है और हमारी मेंटी क्विज की सीरीज चल रही है। तो हमारा जो सेकंड मेंटी क्विज हुआ था वो स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर हुआ था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेंटी क्विज 2 हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री हुआ था उसके क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने मेंटी क्विज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैम कैम्प पे आप सभी का स्वागत है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि हमारा मेंटी क्विज 2 था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मेंटी क्विज में गलत था, यानी कि इसका जो आंसर था वो रॉन्ग दिया गया था मेंटी क्विज में, आप इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल, है ना, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है इसको हम एलीन सिस्टम बोलते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जब भी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है ना तो इसके टर्मिनल पोजीशन पे, है ना, एक तो प्लेन में ही रहता है। जैसे यहां पे मान लो सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पे ये वाला एच तो इसके प्लेन में ही है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे छोर पे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे जो रहा होगा वो एक आपका अबोव दी प्लेन रहा होगा और एक आपका यहां पे बिलो दी प्लेन रहा होगा। कैसे, क्या मतलब होता है इसका? देखिए मान लीजिए कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इवन वाले, तो यहां पे एक ऐसे ऊपर की तरफ रहा होगा ऐसे, मान लो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच और ओ, ये देखो अगर ये प्लेन है तो ऐसे रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे एंड एच ऐसे रहा होगा, और यहां पे इस साइड जो रहे होंगे वो इसी प्लेन में रहे होंगे, है ना। यानी कि जब आप उसे कट करने जाएंगे तो यहां पे पीओएस सीओएस की कंडीशन, देखिए एलीन में सीओएस की तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है, पीओएस की बात करते हैं। देखिए भाई, जब भी आपका यहां पे ये ए और बी नॉट इक्वल हो, है ना, ये ए मान लो फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये नॉट इक्वल हो तो वहां पे नो पीओएस, वहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर यहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करेगा ये कंपाउंड। ठीक है, ना यहां पे कोई पीओएस ना यहां पे कोई सीओएस। तो यहां पे देखिए इस वाले की या इनमें से इस वाले की, किसी को भी आप बोलिए एक्स वाई जेड, एक प्लेन में रहेगा तो दूसरा अबोव दी प्लेन, यानी कि उसके परपेंडिकुलर रहेंगे, है ना। एलीन सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है ना। और ए नोट बी हो जाए, ये एक दूसरे के इक्वल ना हो तब जाके यहां पे पीओएस होती नहीं है कोई भी। तो यहां पे कोई पीओएस नहीं कोई सीओएस नहीं, तो यहां पे 2 ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे। क्या आएंगे, मान लो ये इनमें से एक आर कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा होगा, एक एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा होगा। तो क्या करेक्ट आंसर आना था इस क्वेश्चन का, 2 ऑप्टिकल आइसोमर। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। एलीन सिस्टम अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कैसे इवन नंबर हो तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये होता कि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे भी कार्बन, अगर ओड नंबर आ जाते और यहां पे होता सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पे भी होता H, यहां पे होता सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पे होता H, जब भी आपको ओड नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड्स नजर आए उसे आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मान लीजिएगा, उसे आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मान लीजिएगा। यहां पे ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये H होता है, यहां पे ये सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये H होता है, ये एक ही प्लेन में होते हैं। यहां तो परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, बट यहां पे ये एक ही प्लेन में होते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन ही ये होती है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो। अगर ये दोनों A नॉट इक्वल टू बी एंड C नॉट इक्वल टू D, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। तो यहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थे तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, इसलिए बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर आना नहीं है। हालांकि क्विज में जो इसका आंसर वो C दिया हुआ था, C करेक्ट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना है वो B आना है। इसको आप जरूर करेक्ट कर लें, इसको आप जरूर करेक्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमारा यहां पे सेकंड क्वेश्चन है। आइए भाई, ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अ हाईली स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड हमको दिया गया है, इसकी आपको मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनानी है।
तो देखो भाई यहां पे ये जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है और ये जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे हैं। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए भाई पहली सिचुएशन जो आपको इस कंपाउंड में नजर आ रही है ये वाले दो पोजीशन, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो इसको ध्यान से, तो ये आपका एक्सियल पे पोजीशन पे है और ये आपका इक्वेटोरियल पे। इसको मैं अगर 1 नाम दूं और इसको मैं 2 नाम दूं तो यहां पे 1 एक्सियल एंड 2 इक्वेटोरियल। मैंने मेरे बच्चों को ट्रिक बताई हुई है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जब भी ये एक्सियल हो और इक्वेटोरियल हो सबसे पहले तो इन नंबर को माइनस कर लीजिए। तो यहां पे आप 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा। और जब भी ये दोनों अलग अलग हो, या तो दोनों एक्सियल हो या दोनों मतलब अलग अलग का मतलब एक एक्सियल हो और एक इक्वेटोरियल हो, तो एक ऐड कर दीजिएगा, एक ऐड कर दीजिएगा। कितना आ गया 2। अगर 2 आ जाए, अगर इवन आ जाए तो वो 6 होते हैं, अगर वो इवन आ जाए तो वो 6 होते हैं। ट्रिक दोबारा सुन लो ध्यान से। सबसे पहले आपने नंबर लिख लेना कि कहां पे कौन क्या है। तो हमने देखा कि 1 एक्सियल पे है और 2 इक्वेटोरियल पे, तो 2 में से 1 माइनस करना। अभी मोर भी यूज 2 में से 1 किया 1। अगर ये दोनों इक्वेटोरियल एक्सियल अलग अलग है, अगर इक्वेटोरियल होते कुछ ऐड नहीं करना, अगर दोनों एक्सियल होते कुछ ऐड नहीं करना, अगर ये दोनों अलग अलग हो तो एक ऐड कीजिए। अगर यहां पे इवन नंबर आ जाए तो वो 6 होते हैं, अगर ओड नंबर आ जाए तो वो ट्रांस। इसका मतलब ये तो 6 वाली कंडीशन है, तो ए तो होगा नहीं हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे देखिए अब दूसरे की कंडीशन, इस वाले को बड़े ध्यान से देखिए। ये हमारा फर्स्ट, यह हमारा सेकंड, ये भी हमारा देखो फर्स्ट भी एक्सियल है, फर्स्ट भी एक्सियल और सेकंड भी एक्सियल पोजीशन पे। तो 1 माइनस इसको आप कीजिए 1 आएगा। दोनों ये ऐड नहीं करने की जरूरत, 0 ऐड करो 1 आ गया। और 1 को हम ओड मानेंगे। अगर 1 हमारा ओड है इसका मतलब ये ट्रांस रहा होगा, इसका मतलब ये हमारा ट्रांस रहा होगा, इसका मतलब ये हमारा ट्रांस, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। और भी देख लेते हैं। ये फिर से एक्सियल इक्वेटोरियल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। और यहां पे ये फॉर्म ही चेंज हो गई है। हालांकि ये दोनों दिख तो हमें इक्वेटोरियल एक्सियल पे रहे, लेकिन ये फॉर्म अलग चेंज हो गई है। ये आपको बोट फॉर्म टाइप से नजर आ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आरएस कॉन्फ़िगरेशन का। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए भाई यहां पे आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले मैं इस वाले कार्बन को पकड़ लेता हूं, इस वाले को। अब देखिए OH बिलो दी प्लेन है, OH बिलो दी प्लेन। अभी मेरे पास ऐसी चीजें है नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा COH है, ये देखो ये मेरा COH है और ये मेरा मान लो कि कोई कार्बन की चेन, ये एक ही प्लेन में। तो OH यहां पे लगा हुआ है बिलो द प्लेन, मतलब OH यहां पे लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन आपकी तरफ लगा होगा, हाइड्रोजन है ना। ये देखो ये CHO और ये कार्बन वाली चेन एक प्लेन में, तो OH बिलो द प्लेन का मतलब यहां पे लगा हुआ है और हाइड्रोजन आपकी तरफ लगा हुआ है। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो मैं हाइड्रोजन को कुछ यहां पे ऐसे बना लेता हूं कि हाइड्रोजन आपकी तरफ है। देखो अगर यहां पे मैं खड़ा हूं, मैं कार्बन की चेन हूं और यहां पे सामने CHO लगा हुआ है ना, हम तो एक प्लेन में हो गए। तो OH डैश 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 का मतलब यहां पे है, यहां पे हम दोनों के इस साइड, और H आपकी तरफ है। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए भाई, सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कैसे करोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिली OH को। इनमें से देखिए यहां पे CHO लगा हुआ और यहां पे कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो CHO में C डबल बॉन्ड O आता है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इसको, एंड फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इसको। तो अब फोर्थ प्रायोरिटी आपका वेज पे है, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है देख लीजिए। तो देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर फोर्थ पोजीशन आपकी कहां पे होती है, वेज पे, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती, कैसी होती, क्लॉकवाइज, तो वहां पे S कॉन्फ़िगरेशन होती, तो वहां पे S कॉन्फ़िगरेशन होती। यहां पे फोर्थ आपका वेज पे है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज यहां पे डायरेक्शन है, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी रही होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R रही होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R रही होगी। इसको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड वाले की बात करता हूं तो इसे मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेकंड मुझे समझाना है। अब यहां पे ये देखिए कि OH आपकी तरफ है और यहां पे दिखा देता हूं मैं, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन रहा होगा कहीं बिलो द प्लेन।
अब आपको देखनी यहाँ पे नंबरिंग का फंडा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो नंबरिंग इसी को दी जाएगी। अब यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी OH, दोनों जगह सेम है अभी तक। यहाँ पे सिंपल कार्बन, यहाँ पे CHO, सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इसको। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है? तो अब फोर्थ प्रायोरिटी आपका डैश पे है, और डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है? 1 2 3 की क्लॉकवाइज नजर आ रही है। 1 2 3 के डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है? आपका क्लॉकवाइज नजर आ रही है। समझ में आ रहा है क्या आपको पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कि OH आपका अंदर की तरफ और 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगी, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगी। ठीक है, तो 2 R हमें मिल चुके हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं तीसरे की। तो यहाँ पे कहीं पे रहा होगा ये वाला आपका हाइड्रोजन, आपका अबव दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन है तो यहाँ पे रहा होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इस कार्बन के ऊपर OH लगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको देंगे। अब भी देख लीजिए 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। फोर्थ प्रायोरिटी आपका डैश पे है, फोर्थ प्रायोरिटी को वैसे भी इग्नोर करते हैं, तो सॉरी वेज पे है, और 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी R कॉन्फ़िगरेशन रही होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था A इज द करेक्ट आंसर। वो क्या आना था? A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्विज में रॉन्ग दिया गया था। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग थे भाई क्विज में, उनको आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इनैंशियोमर, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ इनैंशियोमर होगा? सबसे पहले 1 और 2, पहला ही ऑप्शन पकड़ लो कि 1 और 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर। इनैंशियोमर के लिए हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड मिरर इमेज हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, सुपर इम्पोज ना कर रही हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को देखिए भाई कैसे इनको डील किया जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि फिर मैं आपको समझाऊं इसको अच्छे से यहीं पे। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे छोटा कर लिया है। अब हम बात करते हैं, 1 मिनट भाई, इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात की गई है क्या, फर्स्ट और सेकंड। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे C2H5 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड को मैं इस जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो सेकंड दिया हुआ है उसको मैं वैसे का वैसा बनाता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब देखिए मुझे यहाँ नीचे C2H5 चाहिए। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट जैसा बनाना, सबसे पहले तो इंटरचेंज कर लीजिए। इवन इंटरचेंज जब भी आप करते, इवन इंटरचेंज का मतलब 2 बार चेंज किया आपने 2 कॉन्फ़िगरेशन, 4 बार चेंज की, 6 बार, कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। इवन इंटरचेंज कीजिएगा फंक्शनल ग्रुप को, कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। इवन इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए ये C2OH यहाँ पे चाहिए मुझे, है ना, C2 है ना, C2H5 मुझे यहाँ पे चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को चेंज कर दिया। किस किस को चेंज कर दिया? क्लोरीन और हाइड्रोजन को चेंज किया। इसी को बोलते हैं इवन इंटरचेंज। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे C2H5 आ गया, यानी कि एक बार चेंज किया, बाकी एक बार क्लोरीन को ऐसा कैसा पड़ा रहने देता हूँ, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब मुझे क्या चाहिए, एक बार इंटरचेंज हुआ ये, तो दूसरा इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इसको बोला जाता है एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, इवन इंटरचेंज। जैसे ही आप इसको यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे अब आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहां पे C2H5, और यहां पे आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है ना, ये बात हुई। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, है ना, मुझे ऊपर चाहिए CH3। अब इनका भी इवन इंटरचेंज कर देता हूं यहाँ पे। पहले मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखना भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। ये तो एक बार चेंज हुआ, अब दोबारा से चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, यानी कि अब देखिए इन दोनों को आपस में चेंज कर देता हूं ताकि इवन इंटरचेंज आ जाए। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये क्या आ गया हमारा, इस जैसा दिख रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूं, 180 डिग्री इन दी प्लेन, इसको पकड़ा और ऐसे यहां पे 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन कर दी। ऐसे पड़ा था, C2H5 को पकड़ के ऐसे ले आया। इन द प्लेन रोटेशन करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। अब इसको मैंने जैसे ही चेंज किया 180 डिग्री इन द प्लेन, तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से इसके पड़ोस में ही बना देता हूं यहां पे कि क्या बनेगा, बी हमारा C2H5 आ जाएगा नीचे,
है ना, 180 डिग्री पे। जो हाइड्रोजन वहां पे लगा हुआ था यहां पे लगेगा, क्लोरीन आपका यहां पे लगेगा, ये वाला क्लोरीन यहां पे लगेगा, ये हाइड्रोजन यहां पे और ये CH3। तो अब ये बन गया हमारा सेकंड। इसी को मैंने रोटेट करके बनाया, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये कला है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ये टॉपिक की डेप्थ आपको पता होना चाहिए। अब आप कोई भी बच्चा फर्स्ट और सेकंड को देख के आराम से बता सकता है कि देखना जी क्या हुआ यहां पे। ये देखना कि ये वाले कार्बन पे तो पोजीशन एज इट इज है और एक कार्बन पे पोजीशन चेंज हो गई। ऐसे तो हमारे डायास्टीरियोमर्स होते हैं, ऐसे तो हमारे डायास्टीरियोमर होते हैं। इसका मतलब पहला हमारा करेक्ट आंसर नहीं आ सकता कि ये दोनों इनैंशियोमर पेयर है ना। आई बात समझ में। उसके बाद 1 और 4th को भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो 1 तो बना पड़ा, 4th को बना लेते हैं, है ना। 4th को 1 जैसा बना लेते हैं। तो देखिए भाई कैसे बनाएंगे 4th को 1 जैसा, 4th को 1 जैसा कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें तो ऑप्शन एलिमिनेशन करने हैं। तो सबसे ऊपर अगर यहां पे देख पा रहे हो CH3 वहीं पे चेंज कर देते हैं, बस 2 बार चेंज करेंगे। पहले देखो इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन को चेंज कर लेना। यहां पे मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा लेंथी खींचेंगे नहीं। तो यहां पे देखना भाई, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो हमें ऊपर चाहिए, यहां पे पहले इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो यहां पे क्लोरीन आएगा, यहां पे CH3 आएगा और यहां पे हाइड्रोजन आएगा। अगर आप इन दोनों को इवन इंटरचेंज 2 बार इंटरचेंज करोगे। दूसरा देखिए, मुझे C25 चाहिए, यहां चाहिए नीचे, ताकि मैं इस जैसा बना सकूं। तो पहले मैंने क्या किया, यहां पे क्लोरीन लगाया, ठीक है। यहां पे C2H5 आ गया भाई, है ना। यहां पे आपका पहले लगा दिया था, एक बार देखो इनको चेंज कर लो आराम से। यहां पे ये क्लोरीन आ गया, इस क्लोरीन को ऐसे रिप्लेस कर दिया, है ना। यहां पे आपका ये आ गया और ये आपका आ गया यहां पे क्लोरीन, ठीक है। ये बना है। क्या ये दोनों आपको क्या सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है? ये तो अगर ये सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज तो है ही नहीं। दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ये तो आइडेंटिकल है। इसका मतलब सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा सी भी आंसर नहीं हो सकता, इनैंशियोमर नहीं है तो सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, है ना। ये दोनों तो हमने हटा दिए। अब बात आती है जी 3rd और 4th की, तो इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इस कंपाउंड को, ये दोनों एक जैसे तो हमें दिख रहे हैं वैसे दिखने में, लेकिन ये एक जैसे है नहीं। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं कि ऊपर मैं बना लेता हूं यहां पे C2H5, यानी कि 3rd और 4th तो शायद बनाया था ना, 4th तो शायद यही है हमारा, हाँ 4th हमारा यही है। अब मैं बस 3rd को इस जैसा बना लेता हूं। 3rd को इस जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3rd है आपका। अगर मैं यहां पे देखिए सबसे पहले इन दोनों का चेंज कर देता हूं, थोड़े से लेंथी होते हैं भाई। वैसे आप RS कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते थे, अगर निकालना चाहो बड़ा आसान होता RS कॉन्फ़िगरेशन से, लेकिन मैं आपको ये कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है। तो CH3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। CH3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। ये आ जाएगी जी, किसकी 3rd को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। C2H5 चला जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। हाइड्रोजन आ जाएगा आपका यहां पे और क्लोरीन आ जाएगा यहां पे। तो ये हमारा बन गया कौन सा। अब इसको रोटेट करो भाई, है ना, इसको रोटेट करो इन दी प्लेन। तो यहाँ पे CH3 चला जाएगा, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देख लीजिए इन दोनों को, दीज आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, दीज आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। फिर भी ना समझ में आए तो एक और मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इसको दी, 3rd प्रायोरिटी इसको दी, 4th प्रायोरिटी इसको दी। 4th प्रायोरिटी कल हमारा हॉरिजॉन्टल पे है, तो हमारे पास ट्रिक होती है HCS। तो 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। सेम ऐसे ही देखिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी, इसको 3rd प्रायोरिटी और इसको 4th प्रायोरिटी। 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है और 1 2 3 के डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये R कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियो मर रहे तो कॉन्फ़िगरेशन वहां पे S की जगह R हो जाएगी। तो देख लेते हैं, अगर ऐसा हो गया तो सही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड प्रायोरिटी नीचे, 3rd प्रायोरिटी इसको और 4th प्रायोरिटी ऐसे। तो 1 2 3 के डायरेक्शन आपको कैसे नजर आ रही है, 1 2 3 के डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है। अगर हॉरिजॉन्टल पे है ऐसा तो ये R कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड, 3rd एंड 4th प्रायोरिटी। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब अब ये हो जाएगी R S। अब देखो
आर से एस से आर चले गए, आर से एस चले गए, इसी का मतलब तो होता है इनैंशियोमर। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था बी। हालांकि आपको जो दिया गया था मेंटिक क्विज में इसका आंसर वो डी दिया गया था, जो कि रॉन्ग था। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? C4H8Cl2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन ऑप्टिकली एक्टिव विच इज इन अ प्योर इनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्लोरीनेशन ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले तो मैं 2 क्लोरोब्यूटेन बना लेता हूं, 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। इसके ऊपर मैंने क्लोरीनेशन करवाना है इसका, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इस फार्मूले के कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे विच इज प्योर इनैंशियोमर। प्योर इनैंशियोमर का मतलब होता है कि भाई जो जहां पे कायरल सेंटर आपको मिल जाए कोई, है ना, इस टाइप से कंपाउंड। तो देखिए ये आपका आर आ गया, जिसकी कोई ना कोई फिक्स कॉन्फ़िगरेशन हो, आर हो या एस हो। ये बना भाई आपका। सबसे पहले जो क्लोरीन आप लगा सकते हो वो कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? देखिए एक सबसे पहली पोजीशन हमारी ये कि यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा सकता हूँ, दूसरा क्लोरीन लगाना है ना। एक पोजीशन मेरी ये है कि जहाँ पे मैं क्लोरीन लगा सकता हूँ। दूसरी पोजीशन देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। इसी प्रकार 1 2 3 4 यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। इसी प्रकार एक और 1 2 3 4 यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है। एक पोजीशन ये है कि जहाँ पे मैं क्लोरीन लगा सकता हूँ, दूसरी पोजीशन में मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा सकता हूँ, तीसरी पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन लगा सकता हूँ, और फोर्थ पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन लगा सकता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बस यही 4 पॉसिबिलिटी बनती, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पे लगाया, पहले वाले पे जब आपने लगाया तो यहाँ पे देखना ध्यान से। अब देखो इसके ऊपर 2 क्लोरीन हो गए, इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना जैसे ही आपने यहाँ पे लगाया एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये कायरल होगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये प्योर किसी न किसी आर या एस कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेगा, ये सही है। इसी प्रकार ये देखोगे आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ गए। ये यहां से तो कायरल नहीं हुआ बट ये वाला तो कायरल हो गया ना। देखो इसको, ये तो कायरल हो गया। यहां पे एक क्लोरीन, एक कार्बन के ऊपर Cl और एक कार्बन के ऊपर CH3, एक हाइड्रोजन, ये कायरल हो गया। तो ये भी कोई ना कोई RS कॉन्फ़िगरेशन इनमें से रहा होगा, तो ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दूसरी बात देखिए यहां पे CH3, यहां पे Cl और यहां पे हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा कायरल होगा। तो यहां पे हमारे पास ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। सिर्फ ये वाला हमारा कायरल नहीं होगा, ये तीनों कायरल होंगे। तो इसकी कोई ना कोई RS कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ रही होगी, ठीक है ना। आ गई बात समझ में सभी को? इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया गया था क्विज में वो 3 दिया गया था। 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहा है भाई सभी को? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा इस वीडियो के, ठीक है। हाउ मैनी टर्मिनल अल्काइंस आर पॉसिबल फॉर दिस फार्मूला? 6 कार्बन है और वहां पे हमारे पास 10 हाइड्रोजन है। तो देखो है ना, 6 1 2 3 4 5 6 है ना, टर्मिनल पे अल्काइन बना ही देता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं एक कार्बन यहां पे लगा सकता हूं, ठीक है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 यहां पे, और अब मैं यहां पे एक कार्बन लगा सकता हूं, ठीक है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई 1 2, इसको एक बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी कार्बन, इसके ऊपर भी कार्बन और एक यहां पे। अब देखो 1 2 3 4 ये भी टर्मिनल है और ये बिल्कुल अलग है। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपका 4 ही टर्मिनल अल्काइंस पॉसिबल हैं, बाकी टर्मिनल्स नहीं मिलेंगे। तो एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे के ऊपर यहां पे और तीसरे के ऊपर आपका ये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 आना था, जो कि आपको मेंटिक क्विज में करेक्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई इस क्वेश्चन में, है ना, कि सर इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना है ना वो आपका A B C D आना है ना। A
ए बी सी और डी आना। बहुत सारे बच्चे कहां पे कंफ्यूज हुए हैं, आ जाइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था ये। इनमें बोला गया कि इनमें से ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनकी गोज कन्फर्मेशन है ना, गोज फॉर्म जो होती है कन्फर्मेशन, वो ज्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड से। देखो सबसे पहला दिया गया है 1,2-डाइफ्लोरोइथेन है ना, 1,2-डाइफ्लोरोइथेन। ऐसा क्वेश्चन डीयू में भी पूछा जा चुका है ये। तो अगर मैं 1,2-डाइफ्लोरोइथेन को बनाऊं तो ये फ्लोरीन हो गया भाई, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। इसी प्रकार अगर मैं इसकी गोज फॉर्म बनाऊं तो यहां पे ये हाइड्रोजन। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, यहां पे बिल्कुल सही बात है कि यहां पे इसकी गोज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। इसके पीछे का रीजन होता है गोज इफेक्ट है ना, यहां पे गोज इफेक्ट बताया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये दिया जाता है कि अगर आप यहां पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये आपका फ्लोरीन है। इसी प्रकार अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे फ्लोरीन और यहां पे आपका हाइड्रोजन आ जाता है। इसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा दिया जाता है। अब बताया यह जाता है कि अगर यहां पे हाइड्रोजन है ना तो इसका यहां पे स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो यहां पे ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, जो कि आपका स्टैगर्ड में पॉसिबल नहीं होती है। इसी को गोज इफेक्ट बोलते हैं। काफी अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, इसमें काफी बच्चों को डाउट नहीं था है ना, यानी कि ए में किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा जो डाउट है वो बी में था, ए हमारा करेक्ट होगा, नो इश्यू। क्लोरोप्रोपेन, अब बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया कि बात की जा रही 1,2-डाइफ्लोरोप्रोपेन की, लेकिन ध्यान से देखिए क्लोरोप्रोपेन की बात की जा रही है। क्लोरोप्रोपेन 1, 2 और 3, यहां पे क्लोरीन। इसका मतलब देखिए अगर मैं इसको 1 कहूं, इसको 2 कहूं, तो एक के ऊपर क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए क्लोरीन लगा फॉर एग्जांपल, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहां पे CH3 लगा है, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे। इसकी भी गोज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखिए CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। इसका मतलब इसके ऊपर आ गया होगा डेल पॉजिटिव, पार्शियल डेल पॉजिटिव। Cl माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसके ऊपर आ गया होगा डेल नेगेटिव। जैसे ही यहां पे डेल नेगेटिव आ जाता है, यहां पे डेल पॉजिटिव आ जाता है, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखी जाती है ना। यहां पे कौन सी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखी जाती है, और उसकी वजह से यहां पे इसकी भी गोज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। याद रखिएगा ये वाला एग्जांपल। अगर यहां पे क्लोरीन होता तो पॉसिबल नहीं था, अगर यहां पे क्लोरीन होता तो पॉसिबल नहीं था। ऐसा आपको इसके केस में ही देखने को मिलेगा। यहां पे डेल नेगेटिव आ जाता है क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, CH3 के ऊपर प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन देखने को मिल जाती है। उसके बाद भाई एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये तो बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, सभी बच्चों को पता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर है ना। इसके अंदर आपका यहां पे भी OH लगा हुआ है, सेम यहां पे भी अगर हम OH लगा देंगे, यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव, इनके बीच में हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब इसकी भी गोज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारा सक्सिनिक एसिड का, तो वो ये होता है हमारे पास। तो इसमें भी सेम रीजन दिया जाता है, यहां पे भी सेम रीजन दिया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, है ना। यहां पे भी आपका सेम रीजन दिया जाता है, यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव, इनकी इंटरेक्शन दिखा दीजिएगा जिस तरीके से भी आप दिखाना चाहें। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, वो ABCD आना था, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर बी नहीं होगा, तो बी का रीजन थोड़ा सा ये हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ABCD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये आपका बिलो दी प्लेन है। यहां पे कैसा है, बिलो दी प्लेन। अब आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड कायरल के लिए कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो यहां पे साफ साफ देख सकते हो कि इन दोनों को कंटेन करते हुए, है ना, इन दोनों को कंटेन करने का मतलब क्या है कि ये मेरी 4 मेंबर की रिंग है। मान लो एक यहां पे CH3 लगा हुआ और एक इसके सामने, इन दोनों को कंटेन करते हुए ऐसी एक प्लेन डालो जो इसको भी हाफ हाफ कट कर दे, है ना, इस पूरे को हाफ हाफ कट करे। इसका मतलब यहां पे PO
POS प्रेजेंट है, इसके अंदर है POS प्रेजेंट और इसके अंदर तो COS भी प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें दो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, POS भी प्रेजेंट है इसके अंदर COS भी प्रेजेंट है। ये आपका कायरल नहीं हो सकता। इसके अंदर बात करोगे कोई POS प्रेजेंट नहीं है, नो POS नो COS, इसके अंदर कोई POS COS प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कायरल होगा। इसके अंदर भी कोई POS और COS प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी आपका कायरल होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो B इज द करेक्ट आंसर। ये आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस देखिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल enantiomer pairs that can be produced during the monochlorination of 2-methylbutane। देखिए 2-methylbutane बना लेते हैं, 1 2 3 4, यहां पे ये रहा आपका है ना 2-methylbutane। इसके ऊपर आपको मोनोक्लोरिनेशन करवाना, 1 2 3 4, यहां पे भी मैं बना लेता हूं 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। मैं बना लेता हूं यहां पे 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मोनोक्लोरिनेशन है मतलब क्लोरीन लगाओ, यहां पे लगा दिया एक, इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, एक ही बात। एक यहां पे लगाया, दूसरा मैं कहां पे लगा सकता हूं, सॉरी इसको मैं वैसा ही बना लेता हूं जैसे और बनाए हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे लगाओ कार्बन, और वैसे बात एक ही होती है, आपको बस रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका है। तो यहाँ पे लगा, दूसरा आप कहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, तीसरा आप कहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, फोर्थ आप कहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई कायरल बना? यस, ये वाला हमारा कायरल बन गया, तो एक ये बना। कायरल बना तो R और S कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, एक ये हो गया जी। दूसरी बात देखो यहाँ पे 2 CH3 हैं, तो ये आपका नहीं बना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ये वाला बिल्कुल कायरल बन गया, तो ये भी हमारा बन गया बिल्कुल कायरल। एक ये कायरल बन गया, उसके बाद देखो और कोई कायरल बना और कोई कायरल नहीं बना। तो हमारे पास एक तो यहां से enantiomer का पेयर आएगा, R और S कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर सकता है, इसी प्रकार R और S कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो D आना था। D इज द करेक्ट आंसर। यहां पे 2 enantiomer पेयर्स है, यहां से भी हो सकता है कि R या S रहे हों, यहां से भी हो सकता है कि R या S रहे हों, तो ये पेयर हो गया ना enantiomer पेयर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड्स। तो देखो सबसे पहले ये देख लो, ज्योमेट्रिकल देख लेते हैं। स्टीरियो सेंटर में ये भी आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहां पे देखो इसके पास क्या लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास, है ना। देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे एक हाइड्रोजन और एक कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, जो भी यहां पे भी एक हाइड्रोजन और यहां पे भी कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो वहां पे A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पे, इसलिए ये एक हमारा स्टीरियो सेंटर होगा, ये हमारा एक स्टीरियो सेंटर होगा। दूसरा देखिए ये वाला ये जो कार्बन है ये हमारा कायरल कार्बन है, तो एक ये होगा। ये वाला देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, सारे फंक्शनल ग्रुप। कायरल कार्बन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके ऊपर 4 हो, तो ये भी हमारा कायरल है, ठीक है, और ये भी हमारा कायरल है। अब ये 4 तो बच्चों ने पहचान लिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ। अब देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, इसको भी तो देखिए ना ध्यान से आप, यहां पे भी क्या लगा हुआ, एक जो ये ग्रुप लगा हुआ ये अलग है, और ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ ये अलग है। तो यहां से भी साइक्लोहेक्सेन भी आपका आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के सिस पोजीशन पे रहे हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे रहे हो। तो अब ये वाला भी आपका एक स्टीरियो सेंटर होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है काफी अच्छे से। तो कुल मिला के यहां पे आपको 5 स्टीरियो सेंटर देखने को मिलेंगे, कुल मिला के आपको यहां पे 5 स्टीरियो सेंटर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी। तो ऐसा ये अलीन सिस्टम ही है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और रिंग, जहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और रिंग इकट्ठी आ जाए ना, इसको आप ऐसे कार्बन कार्बन एलीन सिस्टम भी मान सकते हो, एक ही बात होता है। वही बात है ना इसमें भी कि ये प्लेन में हो गए या आउट ऑफ प्लेन हो गए। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन की RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है? ऐसे क्वेश्चन की RS कॉन्फ़िगरेशन निकाली जाती है कि जो प्लेनर साइड है ना, वहां से एक एरो ड्रॉ करो ऐसे,
ठीक है। अब नंबरिंग दो प्लेनर साइड से पहले, जहां पे प्लेन में, तो देखो यहां पे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड। अब इन दोनों में से इसको थर्ड, इसको फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गई है ना, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, और 1 2 3 के डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज, 1 2 3 के डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे और 1 2 3 के डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज, तो वो आर कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ट्रू। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोइंग आर, क्या इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, तो हम कहेंगे यस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि है क्या। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो बहुत सारे बच्चे देखिए कौन कौन सी देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो कहेंगे जी यहां से डालो एक, है ना, जो इस एन को इस एन की इसकी इमेज दिखाए, इस कार्बन को इसकी, इस कार्बन को इसकी, यानी कि एक तो ये दिखा देते हैं कि ये एक प्लेन है ना। बहुत सारे बच्चे इसको एक प्लेन दिखा देते हैं, बिल्कुल सही है। एक तो ये हो गया भाई। दूसरा जो बहुत सारे बच्चे दिखाते हैं वो कि इस एन को कंटेन करता हुआ, है ना, इस एन को कंटेन करता हुआ, तो दो दिखा देते हैं। बहुत सारे बच्चे बस ये दो ही दिखा पाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है 4। कैसे होता देखिए, तो दो तो मैंने आपको दिखाई, कौन कौन सी, देखो एक इन दोनों को ये कंटेन करती हुई, ठीक है ना। अरे भाई इसको देखिए, ये ऐसे है, ये है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसे बना है कि मान लीजिए ये दो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, देखो यहाँ ऐसे जुड़े हुए, ये नाइट्रोजन के साथ, इनके ऊपर एक ऐसा लगा हुआ है। तो जब आप ऊपर से कट कर रहे हैं तो इन दो की इमेज आ रही है। अब जब आप साइड इससे देखो, अब आप ये भी तो कर सकते हो ना, अब आप यहां से देखो, इसको आप यहां से कट कीजिए, जैसे ही आप इसको इस यहां से कट करोगे ना, तो इस कार्बन को ये कार्बन की इमेज दिखेगी, इस कार्बन को ये कार्बन की इमेज दिखेगी। तो इसका मतलब जो तीसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है वो कैसे, इसको कंटेन करते हुए, समझ में आ। देखो पहली कौन सी थी, पहली कौन सी थी, ये वाली। दूसरी कौन सी थी, इसको कंटेन करते हुए। तीसरी कौन सी आ गई, तीसरी इसको कंटेन करते हुए। इसको कंटेन में क्या दिखेगा, अरे भाई ये थोड़ा सा अभी मैं बना नहीं पा रहा हूं, कोई लेके नहीं आया, अभी कोशिश करता हूं मैं बनाने की। जैसे ये देख लीजिए, है ना, यहां पे ये कुछ ऐसे लगा हुआ है कि देखो ये आपका नाइट्रोजन, यहां कहीं बीच में नाइट्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, यहां कहीं बीच में नाइट्रोजन लगे हुए, ये बिल्कुल एक जैसे, और यहां ऊपर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी एक ऐसा ही। तो जब आपने ऊपर से काटा, इसको ये दिखा, तो जब आप इसको आप ऐसे काटेंगे, देखना मान लो इसको आप ऐसे कर लो थोड़ा, इसको जब आप ऐसे काटोगे तो इस कार्बन को नीचे भी तो दिखेगा ना, समझ में आ। और फोर्थ कौन सी रही होगी, फोर्थ रही होगी ऐसे, इसको कंटेन करते हुए। जब आप इसको ऐसे काटोगे तो इसको ये दिखेगा और इसको ये दिखेगा, ये थोड़ा सा बैंड टाइप से, थोड़ा सा अब देखना इसको बना के, मैंने तो वीडियोस में काफ़ी समझाया हुआ है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 4th इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन, गलत कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था डायास्टीरियोमर। इसका देखो भाई क्या कर लो, ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है, सबसे पहले फिशर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि फिशर में हम आसानी से देख पाते हैं कौन इनैंशियोमर है कौन डायास्टीरियोमर है। तो किसी भी साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसकी एक्लिप्स फॉर्म बनाइए, है ना, एक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ रही है, स्टैगर्ड आ रही है। एक्लिप्स कैसे बनाओगे, इसको रोटेट कर देते हैं या इसको रोटेट, एक को रोटेट कर दो 180। इसकी अगर बनानी हो भाई, मैं इसको बनाने की कोशिश कर देता हूं आप सभी के लिए। देखो सबसे पहले जो यहां पे लगा हुआ था Br ऐसे, है ना, चलो मैं क्या करता हूं कि वहां से बना लेता हूं। यह हो गया आपका CH3, यहां पे हो गया OH, यहां पे भी हो गया OH, ठीक है, इसको ऐसे लेके आया। अब इस C2H को मैं लिख देता हूं ऊपर, है ना, ऐसे, और यहाँ पे देखो जब C2H यहाँ जाएगा तो ये Br यहाँ पे आएगा, ये Br आ गया यहाँ पे, और H आएगा यहाँ पे, तो ये एक आपकी एक्लिप्स बन गई CH3। अब बस इसको कुछ नहीं करना, अब आप इसको दिखा सकते हैं बिल्कुल आराम से। जैसे इसको आप यहाँ से पकड़ लीजिए, तो यहाँ से आप दिखाओगे तो यहाँ पे हो गया C2H5, यहाँ पे हो गया Br, सेम यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, जैसा है वैसा का वैसा दिखा दो अगर एक्लिप्स है। सेम ये फॉर्म भी देखिए, ये भी आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, तो इसको भी मैं पहले एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए भाई, मान लीजिए कि ये आपका Br ऐसा पड़ा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन ऐसा, और ये आपका C2H5 ऐसा पड़ा है। अब मुझे ये कैसी चाहिए, एक्लिप्स फॉर्म चाहिए ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं 180 से रोटेट कर देता हूँ। ये OH आ जाएगा यहाँ नीचे, ये OH आ गया यहाँ नीचे, इसके बाद ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे 180 पे, इसके नीचे CH3। अब इसको भी आप ऐसे ही पकड़ लीजिए, है ना, इसको भी आप ऐसे बना लीजिए, देखिएगा, है ना, C2H5 है ना, सबसे पहले यहाँ पे ये C2H5 आ गया, है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, Br यहाँ पे लगा हुआ है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे
हाँ कोई इशू नहीं है। अब OH ऊपर दिखा दीजिए, OH यहाँ पे CH3 दिखा दीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब नीचे वाला तो मैच कर रहा है, ऊपर वाले को CH3 ऊपर, तो मैंने क्या कहा था, इवन इंटरचेंज कर लेना। इवन इंटरचेंज का मतलब मुझे ये CH3 यहाँ पे चाहिए, पहले इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लो, है ना, पहले इन दोनों की हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद अगर आप देखोगे, इसका बाद यहाँ पे बना देता हूँ ऊपर, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो CH3 चला जाएगा यहाँ पे, है ना, ये दोनों पहले ही चेंज कर चुके थे, ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे ये आ गया Br, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया C2H5। अब इन दोनों को आप देख के आसानी से बता सकते हैं, देखिए इसको आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि ये वाली पोजीशन तो ऐसी की ऐसी रही, ये वाली पोजीशन तो ऐसी की ऐसी रही, यहाँ पे Br राइट में है और यहाँ पे Br लेफ्ट में है। ऐसा तो डायास्टीरियोमर के केस में ही होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिला कि अगर स्टैगर्ड हो, है ना, उसको एक्लिप्स में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन एक्लिप्स प्रोजेक्शन से ही बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डायास्टीरियोमर आना था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एट रूम टेम्परेचर। तो आप सभी को पता है, तो देखिए ये तो आपकी बोट फॉर्म में हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो लिस्ट स्टेबल होती है। ये चेयर फॉर्म है, बट यहाँ पे चेयर फॉर्म पे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, बल्कि ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर ये मेंटी क्विज अच्छा लग रहा है, ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो यार शेयर करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, अपने फ्रेंड्स को और जोड़ना बनता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसकी 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगी। तो देखिए यार यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बस यहाँ पे, है ना, पूरा स्लाइस कट, है ना। एक बच्चा कह रहा था मुझे, है ना, कि स्लाइस कट के बारे में, स्लाइस कट का मतलब कि ऐसे प्लेन में पड़ा हुआ पूरा एक, है ना, 2 फीट का एक डब्बा प्लेन में पड़ा, उसको आप बीच से काट दो, है ना, 1 फुट ऊपर 1 फुट नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाले की इमेज नीचे बनेगी, चाहे ऊपर कुछ भी रहा हो चाहे नीचे कुछ भी रहा हो, एक दूसरे जैसे ही तो रहेंगे आधे आधे, है ना। ऐसे मुझे काट दो फॉर एग्जांपल बीच से, है ना, तो मेरा आधा पार्ट ऐसे बिल्कुल सेम ही तो लगेगा ना, है ना। वैसे मुझे तो क्यों काटे कोई, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो ये यहाँ पे एक ही पॉसिबल है, दूसरी भी पॉसिबल नहीं यहाँ पे। क्यों? दूसरी ये हो सकती थी कि इसको ये दिखे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाली पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये वाली भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमी को एमी दिखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को एमी नहीं दिखेगा। तो इसके अंदर तो एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर तीनों पॉसिबल है। कौन कौन सी तीनों पॉसिबल? सबसे पहला स्लाइस कट, है ना, सबसे पहला ये स्लाइस कट पूरा एक हो गया, है ना, ये सभी को समझ में आया। दूसरा कौन सा? ये वाला, यहां से देखो, इस एमी को ये एमी, इस एमी को ये एमी, 2 भी हो गए, ठीक है। तीसरा कौन सा? तीसरा हो गया ये वाला, तीसरा ये वाला, इस एमी को ये एमी, ये एमी को ये एमी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सेकंड। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके अंदर भी एक पॉसिबल होगा, एक मॉलिक्यूलर, और इसके अंदर आपका 2 पॉसिबल होंगे, 3 पॉसिबल नहीं होंगे इसके अंदर। इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक, और इसके अंदर 2। इसके अंदर 2 कौन सा? एक तो मॉलिक्यूलर वाला, एक तो मॉलिक्यूलर वाला, और दूसरा कौन सा? दूसरा ये वाला, दूसरा ये वाला, है ना। यहां से देखोगे इस Br को ये Br, क्या ये तीसरा पॉसिबल है? क्या नहीं, ये तीसरा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था बी। तो ये था हमारा मेंटी क्विज पार्ट 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि मुझसे भी कोई गलती हो गई हो, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा कोई टीचर नहीं हूं, इतना कोई महान टीचर नहीं हूं, थोड़ा बहुत आता है तो आपको सिखा देता हूं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी जैम कैम टेलीग्राम चैनल पे। और एक बात और आप सभी को बता दूं कि अगर आप IIT जैम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप पढ़रे IIT जैम केमिस्ट्री, है ना, PADHRE पढ़रे IIT जैम केमिस्ट्री के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी। वहां पे आपको फ्री और पेड दोनों ही कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।